एक खूंखार भूतों का जंगल था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। और सुना था कि वहां पर एक ऐसी चुड़ैल है जो कि सदियों से सोई हुई है, मगर उस चुड़ैल की जाग खुल जाती है एक बच्चे के आने से। हाँ, एक छोटा सा बच्चा जिसके गोल्डन बाल थे। और जब उसने उसके उस जंगल में दस्तक दी तो वहां का माहौल ही कुछ बदल गया। नॉर्मल सी जिंदगी खुशहाल होने लगी और चुड़ैल उस बच्चे को अपने पास रखने लगी और उसे अपनी छतर छाया में रख के उसे जादू सिखाने लगी। सादा वक्त नहीं गुजरा। जब वो लड़का 15 साल का हो गया तो उस चुड़ैल ने उसे धक्का मार दिया और वहां से निकाल दिया हमेशा हमेशा के लिए। वो बेचारा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो वापस कैसे जाए वहां पर। उसने सारी जादुई शक्तियां ताकत लगा दी और खुद को वो बना दिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और उस खूंखार जंगल से वो अकेले लड़ने चला गया। यहाँ के पेड़ भी किसी दानव दरिंदे से कम नहीं। और वहां पर आकर उसने उस सदियों से सो रही चुड़ैल को फिर से जगा दिया, जो कि उसके जाने के बाद फिर से वहां पर गहरी नींद में सो गई थी। उसने उसके घर को, जंगल को, महल को आग लगा दी और उसे कहने लगा कि वो उससे शादी करना चाहता है। क्या वो उससे शादी करेगी? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन का अब तक कोई जवाब नहीं आया और तभी वो उस किताब को बंद कर देता है और फिर पीछे पलटकर देखने लगता है। और वहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बिस्तर पे लेटी हुई है और एक राजकुमार के हाथ में एक किताब होती है। और तभी वो लड़की कहती है कि तुमने जो अभी ये कहानी सुनाई है, ये कहानी तुमने मेरी सुनाई है ना? और ये बात सुन के हमारे राजकुमार वहां से उठकर उसके करीब जाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हें पता है ना कि ये कहानी तुम्हारी और मेरी है। और फिर उसे उसके बालों से सहलाने लगते हैं और फिर वो कहता है कि इसका शख्स यही है कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अगर तुम मेरी ना हुई तो तुम इस दुनिया में किसी की नहीं होगी और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो जाती है। हाँ, इनसे मिलिए, ये है वो छोटा सा बच्चा जिसने सदियों से सो रही चुड़ैल को जगा दिया था। और ये हमारे हीरो हैं और ये बहुत ही बड़े महाराज हैं। और इनसे मिलिए, ये है हमारी हीरोइन जो कि एक चुड़ैल है मगर ये एक प्रिंसेस रह चुकी हैं और ये काफी सदियों से जिंदा है। और फिर वो हमारे हीरो को कहती है, क्या तुम इसका नाम नहीं बदल सकते? और फिर वो कहता है कि नाम, मगर नाम क्यों बदलना है? हाँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। ये सही नहीं है? तो वो कहती है मगर हम दोनों लवर्स हैं, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर वो कहता है ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है मगर फिर भी तुम सोच सकते हो। और मुझे ये बताओ, तुमने इस कहानी में लिखा है फिर वो साथ में शादी के बाद बहुत अच्छे से खुश रहने लगे, तो वो हम लोग कैसे रहेंगे? और फिर वो कहता है कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और फिर वो कहती है मैंने प्रोसेस पूछा है कि तुम कैसे खुश रखोगे। और वो कहता है वही तो राज है, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को गुस्सा आता है और वो पिल्लो उठा के हमारे महाराज के सर पे मारती है और कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने ये पूछा है कि तुम उसे खुश कैसे रखोगे। अरे एक एक बात डिटेल में जाननी है मुझे आखिर पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पे मेरे साथ करने के वाले हो। हाँ, ऐसे बिना वजह मुझे यहाँ पे बंद करके रखोगे क्या? और तभी वो राजकुमार उसे देखने लगता है और कहता है कि कुछ भी कहो, जितना मर्जी चिल्ला लो, रहना तो तुम्हें यहीं पर होगा और वो भी मेरे साथ। और जब हम दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा ना
कि प्रोसेस में मैं तुम्हें कैसे खुश रख रहा हूँ। क्यों मेरी राजकुमारी, क्या आप आगे का वक्त देखने के लिए तैयार हैं मेरे साथ? हाँ, मुझे लगता है अब तुम्हें तैयार होना चाहिए अपना आने वाला फ्यूचर मेरे साथ बिताने के लिए, है ना मेरी प्यारी एरियल। आज ये बोलकर वो उसके बालों को किस करने लगता है। आज ये सारा सीन देख के हमारी हीरोइन सच में परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझसे कहाँ पर भूल हुई, कौन सी गलती की मैंने। हाँ, मैं तो एक सुनसान जंगल में रहती थी ना, यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पर किसी मॉन्स्टर जंगल का वजूद है। यहाँ पर मैं सदियों से सोती आराम से मेरी जिंदगी व्यतीत हो रही थी, मगर एक दिन जब मेरी आंख खोली तो मैंने देखा कि सारी की सारी दुनिया बदली हुई है और वो दुनिया यहाँ की थी, यहाँ का माहौल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हवाओं में कुछ यंत्र उड़ रहे हैं, जिसे देखकर हमारी हीरोइन भी हैरान होती है और वो सोचती है कि हजारों साल हो चुके हैं मुझे सोए हुए, और अब जब मैं उठी हूँ तो ये सारी की सारी दुनिया बदली हुई है और ये क्या है। और फिर वो हमारे महाराज से पूछती है कि ये महल है, ये क्या सच में महल है? इतना बड़ा महल, और ये तुम्हारा महल है क्या? और वो ऊपर क्या उड़ रहा है? और इसके ऊपर तो जादुई शक्तियां चल रही हैं ना, ये सारे सर्कल, ये तो वो जादू है ना। और अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो मेरा जादू है। और फिर वो उसे देखकर कहती है, आखिर मैं हूँ कहाँ पे, बताओ मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो। और वो बेचारी सच में बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, मगर पूरे महल के लोगों के अंदर तो शोर चल रहा होता है। अरे, किसी गांव की लड़की को महाराज उठा लाए हैं यहाँ पर, तुम्हें पता चला है? उसे तो बिल्कुल भी कपड़े पहनने का पता नहीं है, उसके बाल देखे कितने मैसी थे, अरे वो देखने में भी कुछ खास नहीं लग रही थी, अरे सच में क्या तुम्हें देखना चाहिए था उसे। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन को साफ सुनाई दे रही थी महल के अंदर। और फिर वो सोचती है कि इन्हें अगर मेरी चुगली करनी ही है तो थोड़ी धीरे नहीं कर सकती क्या? मतलब कि इतनी जोर जोर से क्यों चिल्लाना है ताकि ये मेरे कानों तक जाए। और मैं कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया गया है। और तभी पीछे से और औरतें बातें करते हुए कहती है, अरे अरे इधर आओ, तुम्हें एक और बात बताती हूँ। सबसे बड़ी बात तो तुमने सुनी नहीं, तुम्हें पता है वो अनपढ़ है। अरे अंगूठा छाप, मतलब जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, वो महाराज की महारानी कैसे बनेगी। और ये बात सुन के तो हमारी हीरोइन बेचारी गुस्से से लाल और परेशान हो जाती है और कहती है कि किसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। हे भगवान, मैं इन लोगों का क्या करूं? शायद इन लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना, इसलिए ये सब कुछ ये कर रहे हैं। मगर क्या इन्हें सच में नहीं पता कि मैं अपने वक्त की सबसे ज्यादा खूंखार प्रिंसेस थी, जिसे कि अशील्ड बोला जाता था, अशील्ड विच। और रही बात पढ़ाई करने की, तो मैं हजारों साल पहले जिंदा थी और मुझे वही लैंग्वेज आती है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे तुम लोगों की लैंग्वेज नहीं आती तो क्या? और तभी एक शख्स उससे टकरा जाता है और कहता है, क्या कर रही हो? देख के साइड पे नहीं खड़ी हो सकती क्या? बीच में क्यों आ रही हो तुम? और हमारी हीरोइन की बेचारी सोच वहीं पे टूट जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हाँ, मुश्किल से हम लोग सारा ये मॉन्स्टर फॉरेस्ट से उठाकर लेकर आ रहे हैं सामान, और बीच में आके खड़े हो जाते हैं। और फिर तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे चुप रहो, यही तो है वो जो मॉन्स्टर उसमें रहती थी लड़की, वहीं से तो आई है। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट, अरे ये तो मेरे घर से सामान उठा के लेके आ रहे हैं ना। और तभी हम देखते हैं कि एक के हाथ से एक किताब नीचे गिर जाती है एकदम से, और फिर वो उस किताब को देखने लगता है और हमारी हीरोइन भी। और वो कहती है, ये किताब मुझे जानी पहचानी सी लग रही है।
हाँ, ये है मेरे घर की ही, मगर ये कुछ ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है। और उसके अंदर से कुछ अजीब सा जादू ही निकलने लगता है। और उसे देखकर तो वो दोनों जो सर्वेंट होते हैं वो तो खुश हो जाते हैं, और इधर हमारी हीरोइन तो परेशान हो जाती है। एक मिनट एक मिनट, अरे ये तो मेरी डायरी है ना, जो मैं वहां पर लिखा करती थी फ्री वक्त पे और मैंने पीछे रखी हुई थी। ये तो मेरे हाथों की लिखी हुई है। ओ माय गॉड! और हमारी हीरोइन इस वक्त सच में एक बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में चली जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है कि क्या मेरी लिखी हुई बातें अब उसे लोग पढ़ेंगे? अरे नहीं, ये मेरी पर्सनल डायरी है, कमबख्तो, इसे क्यों लेके जा रहे हो? रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? अरे इसे मत छूना, ये मेरी है। और अरे पीछे हटो। और वो दोनों को पीछे करके उस डायरी को उठाने लगती है। और हमारे ये जो दोनों वहां पर सर्वेंट खड़े होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मुसीबत है यार, क्यों तंग कर रही हो? एक तो इतना भारी भारी सामान हमें उठाना पड़ रहा है और ऊपर से तुम बीच में आ रही हो। और फिर दूसरा कहता है अरे यार ये वही है, बोला ना, सारे वही बातें कर रहे हैं। अच्छा ये वही है अनपढ़ गवार जिसे कुछ भी नहीं आता, हाँ हमें परेशान करने आ गई है। और तभी हमारी हीरोइन बेचारी तो वहीं पे रुक जाती है और बर्फ में सुन्न हो जाती है और सोचने लगती है अब इन लोगों को मैं क्या जवाब दूं कि भाई मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी तुम लोग मुझे सोच रहे हो, मैं कुछ अलग हूँ और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती उठा कर लेकर आया गया है। मैं एक प्रिंसेस हूँ, एक अपने राज्य की प्रिंसेस जिसे जादू आता था और कुछ नहीं। और ये किताब जिसे तुम कोई तिलिस्मी किताब मान रहे हो, ये मेरी डायरी है, मेरी फीलिंग्स जो मैं अक्सर वहाँ पर फ्री बैठकर लिखा करती थी। मगर वो लोग तो इसे देखकर यही सोच रहे होते हैं कि वाह क्या खजाना हाथ में लगा है। अरे यार ये तो कोई पुरातन इतिहास लिखा हुआ है इसमें, क्या बात है, हमने तो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है आज। और एरियल तो वहां पर खड़ी यही सोच रही होती है कि इसमें कोई इतिहास नहीं लिखा, सिर्फ मेरा पुराना पास्ट लिखा हुआ है। और फिर वो बेचारी गुम हो जाती है अपने ख्वाबों में कि मेरा घर यहाँ पे कई सदियों से मैं सो रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि कितना वक्त निकल चुका है, कितना कुछ पीछे हो चुका होगा और कितना कुछ नहीं हो चुका होगा। गहरी नींद में सो रही थी मैं, एक ऐसी गहरी नींद में जिससे अचानक मुझे हलचल सी हुई, मानो कोई मेरे ऊपर बैठा है। और वो बाल हल्के से मेरे चेहरे पर, और वो किसी और के नहीं, वो हमारे हीरो के ही होते हैं जो कि उसमें ऊपर बैठकर उसे घूर रहा होता है। और अचानक से हमारी हीरोइन की आंख खुलती है और फिर वो देखने लगती है कितना वक्त हो चुका है मुझे सोए हुए। और उसकी नज़र पड़ती है सीधा उन येलो बालों पर और वो सोचने लगती है ये गोल्डन गोल्डन से येलो बाल, ये क्या है? और तभी वो देखती है सामने छोटा सा बच्चा उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और वो एकदम से उसे गौर से देखने लगती है कि है ये कौन है। और फिर वो बच्चा उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि तुम उठ गई तो तुम जिंदा हो, मरी नहीं। और वो एकदम से सोचने लगती है कि हाँ मैं अभी तक तो जिंदा हूँ, मगर अगर तुमने इस चाकू को यहाँ से नहीं हटाया और मेरी गर्दन कट हो गई तो फिर मैं ज़रूर मर जाऊंगी। और फिर वो कहता है हाँ अच्छा ये चाकू, ये तो मैंने इसलिए तुम्हें घुबो रहा था क्योंकि तुम उठ नहीं रही थी कब से, तो मुझे लगा मैं तुम्हें दर्द दूंगा तो तुम उठ जाओगी। और वो कहती है कि सच में कैसा बच्चा है ये। और फिर वो कहती है बच्चे इससे मैं फिर उठूंगी नहीं, पूरा ही उठ जाऊंगी, वो भी भगवान के पास। और फिर वो कहता है अच्छा तो ये बात है। और फिर वो उस चाकू की नोक को देखने लगता है और कहता है कि हाँ वैसे ये काफ़ी तीखी है। और फिर वो कहती है "हे भगवान ये कहाँ से आया है?" और वो कहती है अरे आखिर हो कौन तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पर आए कैसे, ये यहाँ का रास्ता तो किसी को भी नहीं पता। और फिर एरियल सोचने लगती है कि मेरी ज़िंदगी
कितनी खामोश, कितनी शांत तरीके से और मज़े से चल रही थी। मैं कई बरसों तक सोती रहती और जगती तो उठ के अपने काम करने लगती, मगर इस बार कुछ ऐसा नहीं था। किसी एक छोटे से बच्चे ने मेरी ज़िंदगी में दस्तक दी थी, और उसने मेरी ज़िंदगी में दस्तक दी तो दी कैसे? मतलब कि इतने मॉन्स्टर भरे जंगल में यहाँ के दरख्त तक मॉन्स्टर है, वो किसी को यहाँ पर घुसने नहीं देते। वो वहाँ पर आया और आसानी से मेरे पास आ गया, और किसी ने उसे कुछ कहा भी नहीं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। हमेशा जैसे कि मैं उठती ही हूँ, सालों के बाद मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। अरे, अपनी ज़िंदगी को देखना होता है, अपनी थकान उतारनी होती है कि कितने साल हो गए मुझे लेटे हुए, कितना वक्त बीत चुका है, ये देखना पड़ता है। और फिर आबो हवा लेनी पड़ती है, और सबसे पहला काम करना पड़ता है, मुझे अपनी जादुई सील देखनी पड़ती है कि ये बिल्कुल ठीक है ना, इसको कुछ हुआ तो नहीं है ना, कोई एंटर तो नहीं किया इसमें। और फिर ये जहाँ पर मेरा सारा जादू और तिलिस्म मौजूद रहता है, जब मैं उठती हूँ मैं इसे थोड़ा बहुत यूज़ कर पाती हूँ, पर अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं वक्त के साथ, मेरा जादू भी। और फिर मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है, और जादू की चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इतने साल हो चुके होते हैं, कहीं मैं भूल तो नहीं गई। और तभी बाहर से वो लड़का, जब वो पढ़ रही होती है, उसे नॉक करने लगता है, दरवाज़ा खोलो, अरे तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? और फिर वो कहती है, हाँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मैं सुकून से अपनी किताब पढ़ रही हूँ और मुझे ये पढ़नी है, इग्नोर करो आशील्ड, इग्नोर करो इसे। और फिर वो बेचारी इग्नोर करने लगती है, मगर उसकी आवाज़ तो, मैंने कहा ना, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो, अरे दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे बात करनी है। और इससे पहले कि कुछ और हो पाता, पूरा का पूरा दरवाज़ा भड़म करके टूट जाता है। और मतलब छोटे से बच्चे ने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो तो एकदम से उसे देखने लगती है कि हाँ, ये क्या हुआ? और वो कहता है, हाँ, वाओ, तो आखिरकार ये दरवाजा टूट गया। और तुम, हाँ, तुम तो जग रही हो, मुझे लगा था तुम फिर से सो जाओगी, खुशी हुई तुम्हें ऐसे देखकर। और हमारी हीरोइन को तो बिल्कुल खुशी नहीं हो रही होती, और वो उसे घूर कर देखने लगती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, और तुम्हें किसने कहा ये दरवाजा तोड़ने को? हाँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मगर हमारा बच्चा तो कुछ नहीं कहता, और वो बस चुपचाप अपना काम करता है। और हमारी हीरोइन सोचती है कि जब उसने उसे उठते ही देखा तो वो चाकू के साथ था, और हमारा बेबी छोटा सा इधर उधर घूमने लगता है कमरे के, और वहाँ की चीजों को देखकर कहता है, वाओ, ये सारी कितनी एंटीक है और कितनी प्यारी है, क्या मैं इसे उठाऊं? टक, ये तो मेरे हाथ से गलती से गिर गया। और फिर आशील सोच रही होती है, ये तुम्हारी खेलने की जगह है क्या? तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है? और फिर वो उसे गौर से देखने लगती है, कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम्हें बताओगे मुझे कुछ? और फिर वो कहता है, हाँ, मेरी माँ ने कहा है अजनबियों से बातें नहीं करना। और ये बात सुन के शील्ड अपने मन में सोचने लगती है, वाह बच्चा, इस बच्चे का एटीट्यूड तो कुछ अजीब ही है। और वो फिर से उसे कहती है कि मुझे जवाब दो, तुम यहाँ पर कैसे आए हो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? और फिर वो कहता है, मैंने कहा ना, मेरी माँ ने कहा है अजनबियों के सवालों का जवाब नहीं देना और उनसे बातें नहीं करना। और वो कहती है, हाँ, अजनबी से बातें नहीं करना, मगर अजनबियों की गर्दन काट सकते हो तुम। और वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला था, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि किसी भी इंसान का कत्ल नहीं करना है, इसलिए तुम बच गई। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि शायद फेरी टेल की तरह जो मेरी माँ मुझे सुनाती है कि राजकुमारी सोई हुई थी और एकदम से किसी राज्य से राजकुमार आता है और उसे किस करता है तो वो उठ जाती है, और मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, मगर मुझे लगता है कि तुम कोई राजकुमारी नहीं, तुम बल्कि चुड़ैल हो, और तुम चुड़ैल हो ना,
और वो बेचारी एकदम से परेशान हो जाती है, क्या मैं चुड़ैल, तुमने कैसे बचाया मुझे? तो वो कहता, और कैसे, जैसे कि प्रिंस ने वहां पर किया, मैंने तुम्हें किस की कि तुम शायद उठ जाओगी मगर तुम नहीं उठी। तभी तो मैंने पूछा कि तुम कहीं प्रिंसेस ना होकर चुड़ैल तो नहीं हो। और हमारी एकदम से हीरोइन परेशान हो जाती है कि ये छोटा सा बच्चा आखिर बोल क्या रहा है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? अरे बच्चे इधर आओ। और वो वहां से भागने लगता है। और फिर वो कहता है, मैं दूर से ही खड़ा होकर बात करूंगा, जो भी बात करनी है यहीं से करो। हाँ, अगली बार मैंने ट्राई किया, मैंने पत्थर मारने की कोशिश की थी तुम्हें, सोचा था तुम्हारा सर फोड़ दूं। तो फिर मुझे याद आया कि माँ ने कहा था कि सर फूटने से सर खुल जाता है और शख्स मर जाता है। और फिर मैं अपनी माँ का मतलब कहा हुआ कैसे मोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं वो जो बड़ा पत्थर लेकर आया था, मेरा मन तो था वे तुम्हारे सर पे मारूं, शायद तुम सोकर उठ जाओ, मगर फिर मैंने वो इरादा फॉरगिव कर दिया। और फिर मुझे याद आया एक चाकू जो कि मेरे पास था। मैंने सोचा मैं उस खंजर से तुम्हें वार करूं, मतलब कि कहीं पर भी अलग अलग जगहों पे वार करूं तो तुम उठ जाओगी। पर फिर मैंने सोचा कि अगर इससे तुम मर गई फिर से मेरा वादा टूट जाएगा ना मेरी माँ के साथ, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर वो कहती है कि हे भगवान, ये ऐसी गंदी गंदी बातें इतनी हंस के कैसे कर सकता है? इतना डरावना बच्चा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और फिर वो कहता है, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें हल्की सी चोट देने की कोशिश की कि तुम शायद दर्द से उठ जाओ, मगर देखो ना तुम उठ गई। और फिर वो भागकर खिड़की की तरफ जाने लगता है और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, शुक्र है मेरी आंखें खुल गई, वरना एक चुड़ैल नींद में ही मर जाती। और ये बच्चा अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, इससे सुकून नहीं है क्या? हाँ, हद होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो छोटा सा बेबी अपने छोटे छोटे हाथों से खिड़की को खोलने लगता है और उसके अंदर सूरज की रोशनी आने लगती है और रोशनी के साथ आने लगते हैं बहुत सारे रंग, और जिसे देखकर हमारी हीरोइन भी एकदम से परेशान हो जाती है कि ये जो रोशनी आ रही है और ये जो रंग हैं, ये सारे तो मेरे रंग हैं ना, ये तो मेरा जादू है जो कई बरसों से यहाँ पर कैद है और ये मेरे पास ही रहता है। कोई आम इंसान इन सब चीज़ों को देख ही नहीं पाता। और फिर वो उसे गौर से देखने लगती है, कहती है कि तुम इस जादू के बारे में क्या जानते हो, तुम्हें ये दिख रहा है क्या? कहता हाँ, और तुम इस तरीके से परेशान क्यों हो रही हो, ये तो आशील्ड का जादू है ना। और ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो जाती है और चौंक जाती है कि आशील्ड, इसे कैसे पता? कई वर्ष बीत चुके हैं इस बात को, इस जादू के बारे में अब तक तो लोग भूल चुके होंगे ना, मेरे नाम के बारे में भी, मगर इस बच्चे को मेरा नाम कैसे पता? आशील्ड का जादू, वो जादू जो पूरे जंगल पर फैला हुआ था, जिसकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि सूरज की रोशनी को मात दे जाए। और हमारा हीरो उस रोशनी को दूर से देख रहा होता है और उसे महसूस कर रहा होता है। और न जाने क्यों आशील्ड ये देखकर परेशान और हैरान हो रही होती है, क्योंकि अब तक उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला होता कि इससे इस बच्चे को ये सारा जादू कैसे दिख रहा है, ये सारा तिलिस्म इसे कैसे नज़र आ रहा है। और फिर वो बताता है कि वो तो यहाँ पर बस गलती से आ गया, उसने जंगल के रास्ते से बहुत ज़्यादा जगह गोल गोल चक्कर देखे, उसे एक जगह अच्छी लगी और उसने वहाँ पर पैर रख दिया। और ये बोल के वो वहाँ से निकलने लगता है और दौड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है सब, देखो ये जादू है, ये आशील्ड का जादू है। और वो जादू सारा का सारा उस छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगता है, जिसे देखकर खुद आशील्ड परेशान होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बच्चे के पास ये सारा जादू कैसे आ सकता है। और सारे का सारा माहौल चेंज हो चुका है, कोई भी इसे चोट नहीं पहुंचा रहा और इसे ये सारा इस खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। कैसे हो सकता है ये सब?
और फिर एकदम से उस बच्चे को होश आती है और वो कहता है, अरे बाबा, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, अब लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कल मिलूंगा तुमसे। और फिर वो कहती है, हे भगवान, कल आने की ज़रूरत है क्या इसे? कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। और फिर वो वहाँ से जाते हुए उसे देखती है और फिर उसके साथ चलने लगती है कि देखो तो ये कहाँ से जा रहा है। और तभी वो देखती है जो तिलिस्मी गेट होता है, जो चक्कर व्यू बना हुआ होता है, वो उसके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर खेलने के लिए कोई ज़्यादा खिलौने नहीं है, कल जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत सारे खिलौने साथ में लेकर आऊँगा। और उधर से हमारी अशील चिल्लाने लगती है, तुम्हें यह क्या कोई खेलने का मैदान लग रहा है जो तुम यहाँ पर खेलने के लिए आओगे? और ये सब क्या है? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसकी आंखें एकदम से चौंधा जाती हैं, क्योंकि एक जादू सा निकलने लगता है उस रास्ते से। और वो लड़का देखते ही देखते आशील्ड की आंखों के सामने से वहाँ से गायब हो जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि ये जादू ये इस छोटे से बच्चे के पास कैसे आया? कोई आम इंसान इस यंत्र को प्रयोग करके कैसे मेरी इस दुनिया में पहुंच सकता है? और ये तो बंद हो चुका था ना, ये सील हो चुका था, इसे ये कहां से और कैसे दिखाई दिया? और मेरा जादू इसके इर्द गिर्द, मानो इसके अंदर एक अजीब सी ताकत हो, या ये कहूँ कि ये जीनियस है, इसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं जो एक सबसे बड़ी चुड़ैल के पास भी नहीं होती। यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो उसके पास होती हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा महान होता है। तो क्या ये महान है या ये बहुत ज़्यादा जीनियस है? क्या हो सकता है? और फिर कहती, हाँ छोड़ो, मैं ये क्या सोच रही हूँ, वैसे भी मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द वो यहाँ पर आना बंद कर दे। वैसे भी 2-3 दिन खेलेगा, चौथे दिन वो बोर हो जाएगा, यहाँ पर कोई उससे बात करने के लिए तो है नहीं। और तभी हम देखते हैं कि एक दरख्त की जो टहनी होती है वो अपने उंगलियां टाइप बना के हमारी हीरोइन को पोक करने लगती है। और वो पीछे पलटकर गुस्से से देखने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर कोई यहाँ पे गलती से आ जाए तो अपनी जगह पे रहना, ऐसे अपने असली रूप में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नॉर्मल पेड़ बन के रहना चाहिए था ना, मैंने तुम्हें कहा था ना, मगर तुमने उस बच्चे की मदद की। मुझे तो समझ में नहीं आता इन सबको हो क्या गया है। और फिर हम चलते हैं बैक फ्लैश में कि कैसे मदद की, जब हमारा हीरो दरवाजे को तोड़ देता है और कहता है, अरे तो तुम जग रही हो, तुम सोई नहीं। हमारी हीरोइन उससे पूछती है, क्या तुम्हारे अंदर कोई जादुई पावर है? तुमने इस दरवाजे को कैसे तोड़ा, बताओगे मुझे? और तभी वो कहता है कि हाँ, ये दरवाजा मैंने थोड़ी ना तोड़ा है, ये तो इस पेड़ ने तोड़ा है। इसने देखा कि मैं चिल्ला रहा हूँ तो इसने कहा कि वो ये काम मेरे लिए कर सकता है, तो मैंने उसे कहा कि हाँ तुम फिर ये काम कर दो, और उसने देखो ये दरवाजा तोड़ दिया। और अगली बार फिर बाद में वही छोटा सा बच्चा उसकी टहनी को लेकर घूम रहा होता है और अशील्ड उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने क्या किया? तुमने उस दरख्त की सारी टहनियाँ तोड़ दी क्या? तुम्हें पता होना चाहिए वो कोई मामूली दरख्त नहीं है, उसने तुम्हें हाथ भी कैसे लगाने दिया? और फिर वो कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो असल में मैं उसके ऊपर बैठ के खेल रहा था, तो एकदम से मैं गिरने लगा तो उसकी एक टहनी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बचा लिया, और बचाने के चक्कर में मेरे हाथ में उसकी एक टहनी का थोड़ा सा सिरा आ गया, उसकी वजह से मैं ये तुम्हारे पास वापस लेके आया हूँ कि उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा। और अशील्ड ये सब देख के फिर सोच में पड़ जाती है कि ट्री मॉन्स्टर इसकी मदद क्यों कर रहे हैं? ये ट्री मॉन्स्टर के ऊपर बैठ रहा है, उनके साथ खेल रहा है, और वो भी कितने खुश हैं। शायद बहुत वक्त के बाद किसी बच्चे की चहचहाहट यहाँ पर सुनी है, शायद इसलिए वो लोग खुश हैं, वो उसे अपना रहे हैं। मगर मुझे सच में उलझन सी हो रही है, ये अजीब सा क्यों लग रहा है। वो जब यहाँ से जाएगा तो न जाने क्या होगा। और फिर वो होश में आकर उसे कहती है कि सच में तुम गद्दार हो, तुमने उस बच्चे का साथ दिया, मेरा नहीं, और आइंदा याद रखना उसका साथ मत देना। मगर ऐसा होता कहाँ है, अगले दिन वो बच्चा आ जाता है और वो दरख्त उसका हाथ पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि हाँ देखो हम लोग आ गए।
और ये सब देख के आयशा सोचने लगती है कि सच में मेरा सर फट रहा है, मैं क्या करूं। ये लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते। और फिर वो देखती है कि टहनी को पकड़कर हमारा छोटा सा बच्चा चलने लगता है और कहता है चलो उधर चलते हैं। और वो उसे गौर से देखने लगती है कि ये क्या है, ये इसके चेहरे पर और इसके हाथों पर निशान कैसे। ये निशान कोई मामूली नहीं है, ये किसी चोट के निशान नहीं है, ये किसी खंजर या हथियार के निशान भी नहीं है, ये किसी पत्थर के भी निशान नहीं है, ये किसी के मारने के भी निशान नहीं है। इसका मतलब कि कोई इसे परेशान कर रहा है, अंदरूनी तरीके से इसे हराश कर रहा है। ये बच्चा रोज़ यहाँ पर आता है अकेला और बिना सोचे समझे यहाँ पर रुक के कुछ वक्त के बाद यहाँ से चला जाता है। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या इसके घर वाले परेशान नहीं होते इसे लेकर, या ये कहूँ कि कोई उस पर जुल्म कर रहा है। इसके कपड़े देखकर पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली का है। इसका मतलब कि इस लड़के को कोई और तो नहीं बल्कि इसकी फैमिली ही हराश कर रही है, क्योंकि ऐसे बच्चे के जो कि साफ क्लीन दिखने में अच्छे बाल और अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहनकर आ रहा है, उसे कोई और परेशान नहीं कर सकता। उसे कोई और परेशान करेगा तो वो मुसीबत में पड़ेगा। इसका मतलब कि इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर वो सोचती है कि हाँ, आशीर बंद कर ये सारी चीज़ें सोचने। वो बच्चा कुछ वक्त के लिए यहाँ पे आया है, बाद में वो चला जाएगा, ठीक है ना। और तुम्हें परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। वो बस एक छोटा सा पप्पी है येलो कलर का, जो गलती से घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच चुका है। वो कुछ दिन यहाँ पे घूमेगा, एंजॉय करेगा, बोर हो जाएगा और वो फिर वहाँ से निकल जाएगा। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वो उसे इग्नोर करने लगती है, यहाँ तक कि उसे पलटकर देखती भी नहीं। और इधर हमारा हीरो एक दिन पेड़ पर चढ़ने लगता है और वो पीछे पलटकर सोचने लगती है, मगर फिर भी ये है तो बच्चा ही ना, मुझे इसकी फिक्र होने लगती है। और उसकी नज़रें हमारे उस छोटे से बच्चे से टकरा जाती है और वो कहता है देखा देखा, तुमने मेरी तरफ देखा, आखिरकार हमारी नज़रें मिल गई, तुम मेरी तरफ देख रही थी ना। और वो कहती अरे नहीं नहीं, मैं नहीं देख रही थी। सच में ये शैतान बच्चा कब आना बंद होगा यहाँ पर, इसने मेरी नाक में दम करके रखा है, कब हटेगा ये यहाँ से। फिर एक दिन वो गुस्से से बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है और यही सोचती है कि हाँ, मुझे उस लड़के की परवाह करनी ही नहीं चाहिए। आखिर कब तक वो आएगा यहाँ पर। और हम देखते हैं कि कोई उसके कमरे में दस्तक देता है और फिर वो गुस्से से बैठी बैठी बोलने लगती है, हाँ तो तुम आ ही गए, तुम्हें भी फुर्सत मिल ही जाती है रोज यहाँ आने की, क्या तुम अपने घर पे नहीं रह सकते, क्यों परेशान करके रखा है मुझे। और जब वो उसे पलट कर देखती है तो एकदम से वो चुप हो जाती है, क्योंकि आज शायद उसने वो देख लिया था जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। मतलब उस बच्चे की फटे हुए कपड़े और इतनी सारी चोटों के निशान आखिर कैसे। ये सब जानने के लिए हम चलते हैं महल में। वहाँ पर क्या हुआ, एक राजकुमार जब वो वहाँ से गुजरने लगता है और तभी वो चुपचाप वहाँ से निकल रहा था कि दो जो विमेड होती हैं आपस में बातें करने लगती हैं और एक कहती है अरे अरे, तुम राजकुमार को सलाम नहीं करोगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसे कौन पूछता है यहाँ पर, और वैसे भी इसकी माँ एक लॉयल स्टेटस की है और इतने गरीब बच्चे को बस ये एक महाराज का बेटा है, वही टैग नाम इसके नाम पर लगा है, वही काफ़ी है। इसको कपड़ा दे देते हैं और इसको नहाने धोने के लिए और खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है, इतना काफ़ी नहीं है क्या। अरे इसकी इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आखिर है तो ये मेड का ही बेटा ना। अगर इसकी माँ ने महाराज का दिल जीत लिया तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और ये सब वो सारी बातें सुन रहा होता है छोटा सा बच्चा, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप आगे चलने लगता है। मगर तभी उसे एक आवाज़ आती है, आज तो तुम गए बच्चू। और हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है एक और राजकुमार, जो कि बिल्कुल मोटू पतलू के मोटू जैसा होता है। ये थर्ड प्रिंस होते हैं और
ये कहता है कि हाँ, अब जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बताओ, तुम आज मार कहाँ पे खाना पसंद करोगे? घुटनों पर, हाथों पर या चेहरे पर, जो जगह तुम्हें पसंद हो। और ये सारी बातें हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बता देता है और फिर वो उसके चेहरे पर पट्टी लगाने लगती है और कहती है कि हे भगवान, कितना प्यारा सा चेहरा है, कोई इस प्यारे से चेहरे को कैसे बिगाड़ सकता है। सच में ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो गुस्से में आ रही होती है, कहती है कि सच में वो जो कोई भी है मेरे सामने आ जाए, मैं उसका सच में जान ले लूंगी मैं तो उसकी। और फिर वो कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ किया है? और फिर वो कहता है हाँ। और तभी फिर वो कहती है कि मगर तुम्हें अपने भाई का बिल्कुल भी इन सब में साथ नहीं देना चाहिए था, तुम्हें एटलीस्ट अपने हाथ आगे करने चाहिए थे, खुद को बचा लेना चाहिए था। और वो कहता है मैंने किया ना, मैंने उसे मार दिया। और फिर वो एकदम से चुप हो जाती है और कहती है क्या किया तुमने? कहता हाँ, मैंने यही सोचा था कि मैं उसको मार दूं। वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, तंग करता रहता है, नाक में दम करके रखा था, तो मैंने सोचा मैं उसकी जान ले लेता हूँ। फिर मुझे याद आया कि माँ ने कहा है कि मैं उसकी जान नहीं ले सकता, मगर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। मैं उसके जुल्मों से तंग आ चुका था। इसलिए जिस दिन वो जंगल में जा रहा था अपने घोड़े पर घोड़सवारी करने के लिए, मैंने दो पेड़ों के बीच में एक रस्सी बांध दी। जब वो इससे टकराएगा तो कुछ न कुछ तो होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जब घोड़ा उससे टकराया और वो नीचे गिर गया, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर उसके घोड़े की वहीं पर मौत हो गई। और सच में मुझे बहुत अफसोस है कि घोड़ा मर गया और वो नहीं। उसे मरना चाहिए था, तुम्हें नहीं लगता? और ये बातें सुन के वो सोचने लगती है इस बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई खराबी तो जरूर है। अगर इसकी माँ ने किसी को मारने के लिए ना रोका होता तो ये क्या कर देता।